हेलो फ्रेंड्स, आज हम शुरू कर रहे हैं पर्यावरण और पारिस्थितिकी चैप्टर के ऊपर अपनी नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। सिविल सर्विस, यूपीएससी सिविल सर्विस 2023 में भी इसका बहुत बड़ा रोल हो सकता है और दूसरी एग्जाम्स में भी आपसे जरूर काम आएगी आपकी सीरीज। आप इससे कुछ ना कुछ जरूर सीखेंगे। इस पर हम जो ये सीरीज है, एक छोटी छोटी सीरीज शुरू कर रहे हैं जो कि आधा घंटा 30 मिनट से ज्यादा की नहीं होगी और कोशिश करेंगे 30 मिनट के अंदर आपको जिस टॉपिक पे वीडियो बनाई जाती है वो आपको बेहतर ढंग से समझ में आए। क्योंकि सीरीज का मतलब डीपली आपको ज्ञान देना नहीं है। यूपीएससी सिविल सर्विस में जिस तरह के सवाल पूछे जाते हैं सिर्फ उस तरह का ज्ञान देना है। ठीक है, आप उसको लेकर याद कर रख सकते हैं, नोट भी करके रख सकते हैं। एक शॉर्ट वीडियो से ही है। तो शुरू करते हैं। हम शुरू करेंगे ओजोन परत। ओजोन परत के संरक्षण और उसके जो सम्मेलन जो अभी तक वर्ल्ड में हुए हैं, अब तो क्या क्या उनमें विकास हुआ है और क्या क्या उसमें संशोधन हुआ, उनके ऊपर बात करेंगे और भारत का क्या रोल रहा है इसके अंदर। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहले हम ओजोन परत के बारे में जान लेते हैं कि ओजोन परत क्या होती है। ओजोन परत समताप मंडल में पाई जाने वाली एक परत जिसके द्वारा सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणों से पृथ्वी की वायुमंडल की रक्षा करता है और उसकी निवासियों की भी रक्षा करता है। कहना मतलब है कि पृथ्वी, हमारी सतह है, पृथ्वी की सतह, उससे 30 से 40 किलोमीटर ऊपर छह मंडल में संताप मंडल आता है, जिसमें ओजोन परत पाई जाती है। संताप मंडल है जिसके अंदर ओजोन परत पाई जाती है और जो ओजोन परत हुआ है जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी जो किरणें होती है, अल्ट्रावायलेट किरणें होती है, उनको रोक लेती है। ठीक है, उनको वहीं खत्म कर देती है, उनको वहीं रोक लेती है। जिससे पृथ्वी पे जो जीव है, मनुष्य, प्रजाति, पादप या जानवर, सभी की रक्षा होती है। ठीक है, उन पे जो, क्योंकि आप जानते हो अल्ट्रावायलेट किरणें से स्किन प्रॉब्लम्स होती है, इसलिए उनको बचाने में सबसे महत्वपूर्ण रोल होता है ओजोन परत का। ठीक है, तो अच्छा ओजोन धीरे धीरे मानव निर्मित रसायनों के द्वारा नष्ट किया जा रहा है। कहने का मतलब ये है कि अब जो ओजोन है वो नष्ट हो रही है। उसका अटलांटिक में जो छेद है उसका, दक्षिण अटलांटिक में, वो बड़ा होता जा रहा है। ठीक है, बड़ा हो रहा है। ठीक है, हालांकि अब जो संरक्षण सम्मेलन जो हुए हैं ओजोन को लेकर, उसका इतना रोल हो चुका है कि अब वो छेद बंद भी हो चुका है। अभी हाल ही में खबर आई थी जिसमें ये भी कहा गया है कि दक्षिण का में जो छेद है अटलांटिक में वो बंद हो गया है। ठीक है, तो अच्छा ओजोन धीरे धीरे मानव निर्मित रसायनों के द्वारा नष्ट किया जा रहा है, जिसके द्वारा ओजोन क्षरण बहुत तेजी से हो रहा है। वायुमंडल में इसका घनत्व धीरे धीरे कम होता जा रहा है। इसके कारण विश्व के कुछ महत्वपूर्ण देशों ने मिलकर ओजोन क्षरण के कुछ सम्मेलन, कन्वेंशन आयोजित किए, जिसके द्वारा इस ओजोन क्षरण पर चिंता जाहिर की गई और इनके काम कम करने के उपायों पर बात की गई। हम देखेंगे कि कौन कौन से सम्मेलन है। ठीक है, तो अभी मैंने आपको बताया था कि ओजोन का लगभग 90% प्राकृतिक रूप से पृथ्वी के ऊपरी वायुमंडल, मतलब समताप मंडल में पृथ्वी की सतह से 10 से 40 किलोमीटर ऊपर पाया होता है। ठीक है, देखा जाए ना तो ओजोन दो तरह की होती है। एक होती है अच्छी ओजोन जो कि पृथ्वी की सतह से 10 से 40 किलोमीटर ऊपर पाई जाती है। वो होती है बुरी ओजोन जो कि पोल्यूशन की वजह से नीचे बनती है, जो सतह से बिल्कुल, की सतह की बिल्कुल पास, मतलब जैसे आप देखोगे सड़कों पर भी कभी कभी धुंध की तरह ओजोन परत की लेयर बन जाती है। ठीक है, थोड़ी ऊपर, ज्यादा 1 किलोमीटर भी नहीं, मीटर्स में भी ले सकते हो आप। तो वो होती है बुरी ओजोन जो कि सबसे ज्यादा खतरनाक होती है, क्योंकि उससे पॉल्यूशन होता है और सांस की बीमारियां होती है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो अब हम देखेंगे ओजोन क्षरण के बारे में, जान लेंगे ओजोन क्षरण कहाँ होती है, क्या होती है। अब देखेंगे इसका कारण क्या है कि क्यों ओजोन क्षरण हो रहा है, मतलब ओजोन का छेद बड़ा क्यों हो रहा है और जो ओजोन की जो लेयर है वो पतली क्यों हो रही है। ठीक है, देखो, मानवीय क्रिया के द्वारा वायुमंडल में जो क्लोरीन जो गैस है जो कि फ्रिज में काम आती है, एक ब्रोमीन परमाणु का उत्सर्जन होता है, ये ओजोन विनाश का प्रमुख कारण बनते हैं। ठीक है, परमाणुओं को धारण करने वाले पदार्थ, जो परमाणु को धारण करने वाले पदार्थ ओजोन विघटनकारी पदार्थ कहलाते हैं। ओजोन विघटनकारी से मतलब है ओजोन का क्षरण करने वाली, जो ओजोन को तोड़ती है। ठीक है, ओजोन का सूत्र जो होता है O3, उसको तोड़ने में जो पदार्थ, जो गैसें उत्तरदायी है, वो ओजोन विघटनकारी पदार्थ कहलाते हैं। सामान्यतः इसमें क्लोरीन, फ्लोरीन, कार्बन, ब्रोमीन अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है, तो
तो महत्वपूर्ण जो गैसें हैं इनमें ये एक तो है क्लोरीन, फ्लोरीन, कार्बन, ब्रोमीन अधिक मात्रा में पाया जाता है। ये शुरुआती गैस है जिनके बारे में हमें पता लगा था, वैज्ञानिकों ने पता लगाया था, ठीक है। ये शुरुआती गैस है और इन सबको मिलाकर कहते हैं इसको हेलोकार्बन। तो यूपी सिविल सर्विस में आ सकता है कि हेलोकार्बन में कौन कौन सी गैसें आ सकती है। तो हेलोकार्बन में आती है क्लोरीन, फ्लोरीन, कार्बन, ब्रोमीन, ये गैसें आती है, ठीक है। हेलोकार्बन का यूज क्या है? तो हेलोकार्बन का यूज रेफ्रिजरेटर्स में उपयोग में आता है और जो प्लास्टिक की जो फॉर्म्स बनती है ना उसमें भी यूज होती है, ठीक है। यहाँ पे एक चार्ट दिया गया है, चार्ट में बताया गया है कि सबसे ज्यादा जो गैसेस है कौन सी उपयोग होती है, अब जो वायुमंडल में सबसे ज्यादा उत्सर्जित होती है वो कौन सी गैस है और उसका उपयोग भी कितना है। देखो CFC जो गैस है वो 57% है, मतलब सबसे ज्यादा जो परसेंट है गैसों का वो है 57%, इसका CFC गैसों का, ठीक है। उसके बाद दूसरी सबसे अधिक गैस में आती है 12% वाली कौन सी है? HCI, हाइड्रोक्लोरिक, हाइड्रोक्लोरिक वाली, ठीक है। ये हाइड्रोक्लोरिक होती है, ये सबसे अधिक पाई जाती है CFC के बाद 12%। उसके बाद आती है 15% कौन सी है? 15% है प्राकृतिक CH3CI। ये जो 15% इसमें बताई गई है ये प्राकृतिक है, मतलब ये कि ये इतनी तो होनी ही चाहिए थी। और जो ये वाली जो गैस है इतनी होनी चाहिए थी, इससे क्या है कि नई लेयर पुरानी लेयर खत्म होती है, ओजोन की नई लेयर बनती रहती है, रेगुलर नियमित रूप से इसकी लेयर बनती है, कोई एक दिन में इसकी लेयर नहीं बनती है, रेगुलर काम चलता रहता है उसकी लेयर बनने का, ठीक है। ठीक है, तो उसमें प्राकृतिक गैस 15% है, उसके बाद 12% पे आ जाती है HCI और फिर आ जाता है 10% पर आती है CH3CCI3, ये भी एक गैस है, ठीक है। और उसके बाद 3% पे आती है CCI, ठीक है। और 3% पे आ जाती है HCFC जो गैस है इसको CFC के विकल्प के रूप में लाया गया था। मतलब जब CFC क्या है कि एक ऐसी गैस है जो 200 साल तक लगातार वायुमंडल में रह सकती है और लगातार ओजोन का क्षरण करती रहती है, ठीक है। तो ये इस गैस के विकल्प के रूप में ना ये HCFC हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन वाली गैस लाया गया था। लेकिन ये गैस भी ओजोन क्षरण के लिए खतरनाक नहीं है, लेकिन ये भूमंडलीय तापन के लिए खतरनाक है, क्योंकि ये गैस ऊपर जाकर वायुमंडल में जम जाती है और वहां जाकर क्या होता है कि जो सूर्य किरणें उनको अवशोषित करने लगती है ये, और अवशोषित करने से क्या होता है, भूमंडल का तापन होने लगता है, पृथ्वी गर्म होने लगती है नीचे से। तो HCFC भी खतरनाक गैस है, ओजोन के लिए नहीं है लेकिन ये वायुमंडल के लिए खतरनाक है, भूमंडलीय तापन के लिए खतरनाक। तो उसको पूछा जा सकता है कि ओजोन के लिए निम्न में से कौन सी गैस खतरनाक है? तो HCFC ओजोन के लिए खतरनाक नहीं है, ये भूमंडलीय तापन के लिए खतरनाक है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब आता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन की ओजोन क्षरण की सबसे खतरनाक गैस माना जाता है, मैंने आपको बताया अभी। और इन क्लोरीन गैस को व्यापारिक नाम फ्रेओन के नाम से भी जाना जाता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन, इन दोनों गैसों को फ्रेओन के नाम से जाना जाता है। मतलब जब मार्केट में जब ये गैस बिकती है तो ऐसे नहीं बोलते कि CFC गैस दे दो, हाइड्रोक्लोरोफ्लो गैस दे दो, वो कहते हैं फ्रेओन गैस। तो पूछ सकता है यूपीसी सिविल सर्विस में कि फ्रेओन गैस फ्रेओन गैस में कौन कौन सी आ सकती है और क्या फ्रेओन गैस ओजोन क्षरण के लिए जिम्मेदार है? तो फ्रेओन गैस ओजोन क्षरण के लिए जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि फ्रेओन गैस के अंदर क्लोरोफ्लोरोकार्बन और हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन दोनों आती है, इसलिए फ्रेओन गैस नहीं है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन ही ओजोन क्षरण के लिए जिम्मेदार है। और HCFC जो गैस है हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन वो भूमंडलीय तापन के लिए जिम्मेदार है, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं। हेलोन, हाइड्रोब्रोमो फ्लोरोकार्बन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, मिथाइल क्लोरोफॉर्म, मिथाइल ब्रोमाइड, ब्रोमो क्लोरोमीथेन, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये दूसरी अन्य गैसें हैं जो ओजोन क्षरण के लिए जिम्मेदार होती है। तो आप इनको याद रख सकते हो, हेलोन, हाइड्रोब्रोमो क्लोरोकार्बन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, मिथाइल क्लोरोफॉर्म, मिथाइल ब्रोमाइड, ब्रोमो क्लोरोमीथेन, नाइट्रोजन ऑक्साइड,
ये अन्य गैस है जो ओजोन क्षरण के लिए जिम्मेदार है। ठीक है, क्लोरीन गैस के स्रोत, मतलब जो क्लोरीन गैस है, ये क्लोरोफॉर्म, ये क्लोरोकार्बन, हाइड्रोक्लोरोफॉर्म, इन सबको ना शॉर्ट में क्लोरीन गैस बोलते हैं। ठीक है, तो क्लोरीन गैस कहाँ का उपयोग होती है? रेफ्रिजरेटर में उपयोग होती है, मैंने आपको बताया था। ब्लीचिंग में उपयोग होती है। ब्लीचिंग मतलब वो क्या कहते हैं उसको, फर्नीचर्स के ऊपर अपन पेंट वगैरह नहीं करते क्या, और उनको ब्लीच करते हैं उनमें उनमें डिजाइन देने के लिए। तो आपने देखा है प्रेशर से काम किया जाता है, उसमें क्लोर, और ठंडी होती है वो गैस, वो ठंडी उस गैस में क्लोरीन होती है। ठीक है, तो उसमें फोम बनती है, प्लास्टिक की जो फोम बनती है। ठीक है, उस फोम में भी इन्हीं गैसों का उपयोग किया जाता है। ठीक है, यहाँ मैंने बाद में ऐड किया था कि ओजोन का मापन डॉप्सन के द्वारा डॉप्सन स्पेक्ट्रोमीटर के द्वारा किया जाता है। जो ओजोन का मापन किस यंत्र से किया जाता है उसका नाम है स्पेक्ट्रोमीटर। ठीक है, डॉप्सन जो इकाई है, और जो मापन किस में किया जाता है? स्पेक्ट्रोमीटर से। स्पेक्ट्रोमीटर कहाँ काम आता है? ओजोन क्षरण को मापने के लिए। किस इकाई में नापा जाता है डॉप्सन को, सॉरी ओजोन को किस इकाई में नापा जाता है? डॉप्सन की इकाई में। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, HCFC गैस। यहाँ बताया गया कि हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन भूमंडलीय तापन को बढ़ाता है, जलवायु परिवर्तन के लिए ये जिम्मेदार है, और इसको CFC के विकल्प के रूप में लाया गया था। ठीक है, हेलोन, HBFC और कुछ अन्य पदार्थ ओजोन विघटनकारी पदार्थों की सूची में शामिल है, और ये औद्योगिक उत्सर्जन के द्वारा सर्जित होती है, और कृषि उर्वरक और सुपरसोनिक जो जेट होते हैं जो समताप मंडल में उड़ते हैं उनके द्वारा उत्सर्जित होती है, और हथियारों की विस्फोट द्वारा, हथियारों के जो टेस्ट वगैरह होते हैं, या फिर जैसे यूक्रेन और रूस का भी युद्ध चल रहा है, उसमें कितने हथियारों का उपयोग किया उसके द्वारा भी निकलती है। और प्राकृतिक विद्युत जो अपन बनाते हैं उससे के उत्सर्जन में भी ये निकलती है, विद्युत गैस निकलती है। ठीक है, तो ये वापिस देखते हैं। हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन भूमध्य तापन को बढ़ाता है। मैंने आपको बताया था कि ये भूमध्य तापन को बढ़ाता है। पृथ्वी का जो पृथ्वी जो गर्म हो रही है उसमें HCFC का बहुत बड़ा रोल होता है। इसको लाया गया था CFC के विकल्प के रूप में, बट इसका प्रॉब्लम इसमें दूसरी खड़ी हो गई। इसने क्या करा, भूमंडलीय तापन मतलब पृथ्वी को गर्म करने में इसका बहुत बड़ा रोल हो गया। ठीक है, जैसे कहते हैं ग्रीन हाउस वार्म कहते हैं इसको। ठीक है ना, कि पृथ्वी को गर्म कर रही है, तो इसलिए जलवायु परिवर्तन का जिम्मेदार माना जाता है, क्योंकि भूमंडलीय तापन कर रहा है, तो भूमंडलीय तापन कर रहा है तो ऑब्वियसली ये जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार है। इसको CFC का विकल्प के रूप में लाया गया था, बिल्कुल। हेलोन, HBFC जो कुछ अन्य पदार्थ जैसे कि हेलोन, HBFC और कुछ अन्य पदार्थ ओजोन विघटनकारी सूची में शामिल है। यहाँ पे जो ये बताया गया ना, हेलोन गैस मैंने आपको बताया था, हेलोन गैस, और दूसरी गैस है कि HBFC। ये भी एक गैस है जो कि ओजोन विघटनकारी पदार्थों की सूची में शामिल है, जिसे HCFC की कैटेगरी में रखा जाता है। ठीक है, मतलब जब HCFC पर रोक लगाई गई थी तो HBFC तो हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन पर जब रोक लगाई गई थी तो HBFC गैस के ऊपर भी रोक लगाई गई थी। ठीक है, HCFC जो गैस है वो कहाँ से निकलती है बताया अभी, औद्योगिक उत्सर्जन से निकलती है। औद्योगिक मतलब इंडस्ट्रियल है ना। ठीक है, कृषि उर्वरक होते यूरिया वगैरह होता है उससे निकलती है। और जो सुपरसोनिक जो जेट होते हैं, जेट्स वगैरह विमान होते हैं जो, ठीक है, वो जो कि समताप मंडल में उड़ते हैं उनसे निकलती है। और हथियारों विस्फोट और प्राकृतिक विद्युत उत्सर्जन के द्वारा भी उत्सर्जित होती है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हमने देख लिया कि ओजोन परत क्या होती है, ओजोन परत कहाँ पाई जाती है, ओजोन परत को नुकसान किन किन गैसों से होता है। ठीक है, अब देख लेते हैं इनके ऊपर जो कदम उठाए गए हैं। ठीक है, उन कदमों के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि ओजोन अणु की जो पहली बार जो पहचान की गई थी वो 1840 में कर ली गई थी, और तभी इसका नाम रखा गया था ओजोन अणु। ठीक है, वो 3 नाम दिया गया था 1840 में पहली बार। फिर 1900 में समताप मंडल की पहचान हुई थी। ओजोन परत पता लग गया था, लेकिन अभी समताप मंडल के बारे में कैटेगराइज नहीं किया था, पता नहीं चला था। तो 1900 में समताप मंडल के बारे में पता लग गया। और उसके बाद 1920 में जब ओजोन अणु की पहचान वगैरह हो गई तो अमोनिया पता लग गया कि ओजोन अणु को प्रॉब्लम दे रही है वो अमोनिया गैस, क्योंकि बहुत ज्यादा उस समय बहुत ज्यादा उपयोग होता था अमोनिया गैस का। तो इसके विकल्प के रूप में लेके आए थे सबसे पहले CFC गैस को। ठीक
ठीक है। 1920 में CFC गैस को पहली बार जो उपयोग में लाने की बात हुई थी वो 1920 में हुई थी। फिर 1974 में CFC के प्रभाव को पता लग गया। मतलब जब 1920 में जब हमने CFC गैस को लाए तो इसको अमोनिया के विकल्प के रूप में लेके आए, लेकिन बाद में 1974 पता लगा ये नुकसान करने लग गई। ठीक है, ये ओजोन क्षरण का उससे भी तेजी से ओजोन का क्षरण कर रही है, मतलब विघटन कर रही है, O3 को खत्म कर रही है। ठीक है, तो जब 74 में जब इसके प्रभाव के बारे में पता लग गया तो एक सम्मेलन बुलाया गया 1887 में, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ठीक है, सॉरी इससे पहले एक चीज और है, 1885 में दक्षिणी ध्रुव ओजोन क्षेत्र की वैज्ञानिक द्वारा खोज कर ली गई। मैंने आपको बताया ना कि दक्षिणी ध्रुव का जो क्षेत्र है वो बड़ा होने लगा था लगातार 1974 के बाद से, जब से CFC के प्रभाव की पहचान की गई। इसके बाद 1985 में ये देखा गया कि दक्षिणी ध्रुव पे जो ओजोन क्षेत्र है, क्योंकि ओजोन की जो लेयर होती है वो दक्षिणी ध्रुव पर सबसे नीचे है, वहाँ रिसर्च करना आसान होता है। ठीक है, तो वहाँ पता लगा कि ओजोन का जो क्षेत्र लगातार बढ़ रहा है वहाँ पे। ठीक है, उसको कम करने के लिए 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल लेके आए। ये जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। उसके बाद 1996 में CFC ओजोन विघटनकारी गैसों पर प्रतिबंध लगा दिया, और 1996 में ठीक है CFC गैस के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया, पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया कि अब CFC गैसों का उपयोग नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद एक टारगेट रखा गया कि 2030 तक HCFC को धीरे धीरे बाहर कर दिया जाएगा। अब जो HCFC जो कि CFC के विकल्प के रूप में जिसको हम गैस को लेकर आए थे, उसको 2030 तक उसको भी खत्म करने की बात कर ली गई। क्यों? क्योंकि वो भूमंडलीय तापन के लिए खतरनाक थी। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम सबसे पहले बात करेंगे वियना कन्वेंशन पर। देखो, जब ओजोन का जब क्षरण हुआ तो उसके प्रभाव को जब 1974 में CFC गैसों के प्रभाव के बारे में पता लग गया, तब उसके ऊपर सबसे पहला एक कन्वेंशन बुलाया गया। उस कन्वेंशन का नाम था वियना कन्वेंशन, जो कि 1987 में बुलाया गया था, 1885 में। ठीक है, तो इसमें बताया गया कि ओजोन परत की सुरक्षा के लिए ये अपनी तरह का पहला कन्वेंशन था, और इसी के द्वारा 1887 में ओजोन परत के विघटनकारी पदार्थों पर नियंत्रण हेतु मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए गए। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे रिलेट होती है? ओजोन परत से। और वियना कन्वेंशन जो 1885 का वो तो किससे रिलेट है? ओजोन परत के क्षरण के खत्म करने या उसको धीरे धीरे कम करने के परिप्रेक्ष्य में। ठीक है, तो ये जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की जो संधि जो प्रोटोकॉल बनाया गया था ये बाध्यकारी है। जो भी देश इस देश या इस संधि पर हस्ताक्षर करेंगे ये सभी के लिए बाध्यकारी थी। इसमें मैंने एक चीज नोट नहीं करी है, वो है UNDP। जो वियना कन्वेंशन हुआ था उसको UNDP की सहायता से बुलाया गया था, मतलब उसमें भी उसका रोल था। ठीक है, ऐसे नहीं कह सकते कि उसने बुलाया था, बट उसकी भी उसमें सहायता थी UNDP की। ठीक है, क्योंकि UN का एक अलग से प्लेटफॉर्म है जिसके द्वारा वो संरक्षण का काम करती है। ठीक है, ठीक है, तो ये संधि को एक बाध्यकारी संधि है। CFC रोकथाम के लिए विकासशील देशों को 2010 तक का समय दिया गया और विकसित देशों को वर्ष 2000 तक का समय दिया गया। कहने का मतलब है, जब CFC के ऊपर रोकथाम लगाने की बात की गई थी वियना कन्वेंशन के बाद मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के द्वारा, तो विकासशील देश और विकसित देश दोनों को अलग अलग टारगेट दिए गए, क्योंकि दोनों देशों को के पास संसाधनों की कमी, विकासशील देशों के पास संसाधनों की समय कमी थी। वो डायरेक्ट CFC के ऊपर रोक नहीं लगा सकते थे क्योंकि उनके पास दूसरा कोई विकल्प नहीं था उस समय। तो दोनों को अलग अलग टारगेट दिए गए। विकासशील देशों को बोला गया कि आप 2010 तक इसको खत्म कर सकते हो, लेकिन विकसित देशों को बोला गया कि 2000 तक आपको इसको खत्म करना ही होगा। ठीक है, 1989 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल लागू हो गया। ठीक है, 1989 में ये लागू हो गया। 1985 में सम्मेलन हुआ। ठीक है, 1985 में सम्मेलन हुआ। 1987 मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए गए और 1989 में ये लागू हो गया। भारत ने इस पे 1992 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के ऊपर हस्ताक्षर किए, ध्यान रखना। क्योंकि भारत कब शामिल हुआ? भारत इसमें शामिल हुआ था 1992 में। ठीक है, और 1991 में हस्ताक्षर उसने वियना कन्वेंशन पे किया। पहले उसने 1991 में वियना कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किए। जब वो उसमें शामिल हुआ वियना कन्वेंशन पे, तो जो उसके द्वारा जब प्रोटोकॉल आया था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ठीक है, उस पर हस्ताक्षर किए। मॉन्ट्रियल ना रखना, मॉन्ट्रियल एक शहर का नाम है। ओके,
तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए गए। ठीक है, उसके बाद इसमें ये बात है, एक नोट है इसके अंदर कि 2010 में प्रोटोकॉल का एजेंडा HCFC हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन का धीरे धीरे खत्म करने पर केंद्रित हो गया और इसी के संबंध में 2015 में दुबई में आयोजित 27वें मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में HCFC पर सदी के अंत तक कमी लाने की बात कही गई। देखो, जब 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए गए तो उसका एक ही मकसद था या एक ही उद्देश्य था, CFC जो गैस है उनको रोक लगाना या उनको खत्म करना। ठीक है, बाद में जब CFC गैसों को खत्म हो गया तो बाद में HCFC गैस को लाया गया और जब HCFC गैस को लाया गया तो इसके प्रभावों के बारे में पता लगा और जब इसके प्रभावों के बारे में पता लगा तो जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है CFC से डायरेक्ट 2010 प्रोटोकॉल एजेंडा HCFC हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन को धीरे धीरे खत्म करने पर केंद्रित हो गया। ठीक है, और 2015 में दुबई में 27वें मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में HCFC पर सदी के अंत तक कमी लाने की बात की गई। ठीक है, ध्यान रखना। तो 27वां जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है वो किससे संबंधित है? 27वां मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल HCFC को खत्म करने के संबंध में केंद्रित है। इसके बाद आता है किगाली समझौता। किगाली समझौता 2016 में हुआ। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बाद ये दूसरा महत्वपूर्ण समझौता है ओजोन परत से संबंध संरक्षण के लिए किगाली समझौता, जो कि 2016 में आया। जलवायु परिवर्तन से मुकाबला करने हेतु भारत सहित 200 देशों ने हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन HCFC के इस्तेमाल को कम करने के लिए कानूनी रूप से बाध्य ऐतिहासिक किगाली समझौता किया और ये समझौता मुख्यतः ओजोन परत संरक्षण से संबंधित मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में संशोधन है, जो कि साझी किंतु भिन्न उत्तरदायी अवधारणा पर आधारित है। कहने का मतलब है कि किगाली समझौता किससे संबंधित है? ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित है। ठीक है, कौन सी गैस को खत्म करने की बात की गई थी? इसमें HCFC को गैस को खत्म करने की बात की गई थी। क्यों? HCFC गैस का क्या प्रभाव था? HCFC गैस का प्रभाव था भूमंडलीय तापमान को बढ़ा रही थी, ग्रीन हाउस प्रभाव को बढ़ा रही थी। ठीक है, और ध्यान रखना इसमें भारत सहित 200 देश शामिल है। ठीक है, पहले इसमें 3 समूह बनाए गए थे जिनको इस समझौते पर, किगाली समझौते के ऊपर काम करना था। किस तरीके से करना था? जैसे कि पहले समूह में ना अमेरिका और यूरोपियन संघ को शामिल किया गया, दूसरे समूह में ब्राजील और अफ्रीकी जो देश थे, अफ्रीका महाद्वीप के जो देश थे उनको उसमें शामिल किया गया, और तीसरे समूह में भारत, पाकिस्तान, ईरान और सऊदी अरब को शामिल किया गया कि जो कि HCFC को धीरे धीरे खत्म करेंगे। ठीक है, तीसरे समूह के जो देश को 2025 तक का टारगेट दिया गया था, मतलब भारत को, पाकिस्तान, ईरान, सऊदी अरब जो देश है ये को 2025 तक का टारगेट दिया गया है कि 2025 तक 15% तक HCFC को खत्म कर दे या उसको बिल्कुल धीरे कम कर दे। 15% तक कम करने की बात बोली गई है 2025 तक। याद रखना कि भारत को कितने तक का टारगेट मिला हुआ है किगाली समझौते में? 2025 तक का। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है कि भारत ने किगाली संशोधन की पुष्टि करी। 2021 में भारत ने किगाली संशोधन की पुष्टि करी थी। ठीक है, और उसमें बोला कि 122 देशों ने 21 जुलाई के अंत तक किगाली संशोधन की पुष्टि कर दी थी और भारत को वर्ष 2047 तक अपने HCFC के उपयोग को 80% तक कम करना है। 2025 तक तो 15% बोला गया, लेकिन 2047 तक बोला कि भारत को 80% तक HCFC को खत्म करना है, जबकि चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका को 2045 तक, और वर्ष 2045 तक तो चीन को और अमेरिका को 2034 तक टारगेट दिया गया है कि वो HCFC गैस को खत्म कर दे। ठीक है, तो ये ओजोन परत से संबंधित जो बात है वो सारी हो गई है। एक बार इसका समरी देख लेते हैं। ओजोन परत का संरक्षण और उसके सम्मेलन। ठीक है, ओजोन परत पता है समताप मंडल में पाई जाती है, पृथ्वी की सतह से 10 से 40 किलोमीटर ऊपर। ठीक है, ओजोन परत के चरण में 2 गैस सबसे ज्यादा जिम्मेदार होती है, एक तो CFC गैस और एक HCFC गैस। CFC जो गैस है वो रेफ्रिजरेटर वगैरह उसमें उपयोग होती है, और HCFC गैस तो औद्योगिक उत्सर्जन, विद्युत और परमाणु हथियारों में, न्यूक्लियर में, इसमें हथियारों में और कृषि उर्वरकों आदि में सुपरसोनिक जेट में उनका उपयोग होता है।
ठीक है, आप बता चुके हैं। और रेफ्रिजरेटर ब्लीचिंग फोम में सीएफसी गैस का उपयोग होता है, जिनको कम करने की बात की गई थी। हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन के बारे में आपको बता ही दिया है मैंने आपको, ठीक है। ओजोन परत के लिए अब तक जो उठाए गए कदम मैं बता चुका हूँ, ठीक है। 2 कन्वेंशन बिल्कुल याद रखिएगा, ठीक है। एक तो वियना कन्वेंशन जो कि 1885 में हुआ था, जिसके तहत मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को लाया गया था। उद्देश्य था सीएफसी गैस को पूर्णतः प्रतिबंधित करना, ठीक है। उसके बाद इसके बाद एक शॉर्ट नोटिस में याद रखना कि 2015 में 27 को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था। इसमें बोला गया था कि HCFC को खत्म करने की बात बोली गई थी, ठीक है। 2010 में ये CFC से डायरेक्ट घूम फिर के 2015 में 27 संविधान संशोधन 27 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में आ गया था, ठीक है। तो 27 मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल HCFC को खत्म करने से संबंधित था। और फिर आता है किगाली समझौता जो कि 2016 में हुआ, ठीक है। 2016 में ये आया, भारत सहित 200 देशों ने इसका हस्ताक्षर किए। 2021 में इसकी संशोधन की पुष्टि करी थी और इसका मुख्य उद्देश्य था HCFC गैस को खत्म करना। भारत को टारगेट दिया गया 2047 तक 80% तक खत्म करना। और अमेरिका और चाइना को जो दिया गया वो था, अमेरिका को दिया गया 2034 तक का समय दिया गया और चीन को 2045 तक का समय दिया गया। ओके फ्रेंड, इस सीरीज को यहीं खत्म करते हैं। अगली सीरीज में हम एक नए टॉपिक के साथ आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, पढ़ते रहिए। आई होप मुझे आपके लिए ये सीरीज जरूर काम आएगी और बिना स्किप किए इस सीरीज को जरूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा प्लीज, जिससे हम आगे वो सीरीज बनाए। ये हमारा फर्स्ट एफर्ट है अभी, तो हम आगे और बनाएंगे। इसलिए प्लीज मोटिवेट करने के लिए सब्सक्राइब करिएगा चैनल को और बिना स्किप किए पूरी वीडियो को देखिएगा। आप इसके शॉर्ट नोटिस भी बना सकते हैं। हम ऐसी सीरीज डेली रेगुलर लाते रहेंगे। तब तक धन्यवाद, थैंक यू।